नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर से उपस्थित हूं आज का प्रसंग में एक नए विषय के साथ। आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो आइए आज बात करते हैं प्राचीन भारत के गणराज्यों के बारे में। पश्चिमी इतिहासकार मानते हैं कि लोकतंत्र का जन्म पश्चिम में हुआ। वे मानते हैं कि लोकतांत्रिक विचारधारा की शुरुआत प्राचीन ग्रीस की सिटी स्टेट्स या शहरी गणराज्यों से हुई थी। उनका मानना है कि लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता गैर पश्चिमी दुनिया के लिए एक विदेशी व्यवहार है, परंतु बारीकी से अध्ययन करने पर यह बात साफ हो जाती है कि पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही संस्कृतियों में लोकतंत्र समान रूप से पुराना है। प्राचीन काल में आज की तरह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा तो नहीं थी, पर न पश्चिम में थी न पूर्व में, परंतु समाज के महत्वपूर्ण और प्रबुद्ध जनों की सभा के माध्यम से राज्य के निर्णय गणतांत्रिक तरीके से लेने की प्रथा पश्चिम की तरह भारत में भी थी। प्राचीन भारत के गणराज्यों की बात करने के पहले हम पंचायत के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम के बड़े बुजुर्गों की सभा के निर्णय लेने की पद्धति को भारत में वैदिक काल से ही चलता हुआ माना गया है। ऋग्वेद में लिखा है कि ग्रामों में स्वशासी निकाय थे जिन्हें सभा कहा जाता था। धीरे धीरे ये निकाय 5 व्यक्तियों की परिषद या पंचायत बन गए। मध्ययुगीन दक्षिण भारतीय ग्राम परिषद के काम का विस्तृत विवरण चेन्नई से लगभग 85 किलोमीटर पश्चिम में स्थित उथिरामेरुकर गांव के एक मंदिर की दीवार पर एक लेख में उकेरा गया है। इस लेख के अनुसार परिषद के 30 सदस्यों को लॉटरी द्वारा चुना गया। अच्छे चरित्र के, भूमि जोत और हिंदू धर्म ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले सभी पुरुष चयन के लिए पात्र थे। इसी प्रकार भारत में गणतांत्रिक सरकारों के साक्ष्य भी वेदों में मिलते हैं। भारतीय इतिहास के वैदिक युग में जनों अथवा गणों में विदत, सभा और समिति नाम की प्रतिनिधि संस्थाएं होती थीं। आगे जाकर इन्हीं का स्वरूप वर्ग, श्रेणी और जनपद आदि में बदल गया। गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक परंपराओं में लगातार संघर्ष होता रहा। महाभारत में उल्लेख है कि अंधक वशनियों का संघ गणतंत्रात्मक था। पाणिनि के समय सारा वाल्मीकि देश, जो वर्तमान पंजाब और सिंध है, गणराज्यों से भरा हुआ था। महावीर और बुद्ध के समय उत्तर पूर्वी भारत गणराज्यों का प्रधान क्षेत्र था। लिच्छवी, विदेह, शाक्य, मल्ल, कोकीय, मेरीय, बुली और भग प्रमुख गणराज्य थे। लिच्छवियों का मगध के साम्राज्य से युद्ध बड़ा प्रसिद्ध है। आसपास के गणों के साथ लिच्छवियों ने वज्जी संघ बनाया था। एक कथा के अनुसार मगध के राजा अजातशत्रु ने अपने मंत्री वर्षकार को बुद्ध भगवान के पास भेजकर वज्जियों को जीतने का उपाय जानना चाहा। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को संबोधित करके जो उत्तर दिया वो मैं आपको बता रहा हूं। बुद्ध ने कहा, आनंद, जब तक वज्जियों के अधिवेशन सदस्यों की प्रचुर उपस्थिति में होते हैं, जब तक वे अधिवेशनों में एक मन से बैठते हैं, एक मन से उठते हैं और एक मन से संघ कार्य संपन्न करते हैं, जब तक वे पूर्व प्रतिष्ठित व्यवस्था के विरोध में नियम निर्माण नहीं करते, पूर्व नियमित नियमों के विरोध में नव नियमों की सृष्टि नहीं करते, और जब तक वे अतीत काल से स्थापित वज्जियों की संस्थाओं और उनके सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं, तब तक जब तक वे वज्जी अरहंतों और गुरुजनों का सम्मान करते हैं और उनकी मंत्रणा को भक्तिपूर्वक सुनते हैं, जब तक उनकी नारियां और कन्याएं शक्ति और अपचार से व्यवस्था विरुद्ध व्यसन का साधन नहीं बनाई जाती, जब तक वे वज्जी चैत्यों के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, जब तक वे अपने अरहंतों की रक्षा करते हैं, उस समय तक हे आनंद, वज्जियों का उत्कर्ष निश्चित है, अपकर्ष संभव नहीं है। देखिए कितना सुंदर गणतंत्र का और गणतंत्र के सिद्धांतों का वर्णन भगवान बुद्ध की वाणी से यहां पर हुआ है। पाली भाषा में लिखे हुए ग्रंथों में 600 ईसा पूर्व बौद्ध काल में 12 सशक्त गणतांत्रिक राज्यों का वर्णन है। वैशाली नाम के मनोरम शहर का वर्णन भी है। वैशाली में 7707 शिखर वाली इमारतें थी और 7707 पार्क और कमल तालाब भी थे। यहाँ की अम्बपाली नाम की नगर वधु बहुत ही प्रसिद्ध थी। इसी प्रकार कपिलवस्तु और कुशावती भी बड़े शहर थे। इन शहरों के बीच में व्यापार भी होता था। मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक राजा सेल्यूकस निकेटर के दूत मेगास्थनीस ने भी इन गणराज्यों का वर्णन किया है।
अगर भारतीय स्रोतों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण 3 स्रोत हैं। पहला है पाली कैनन, जिसमें 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हिमालय और गंगा के बीच के भारत का विवरण है। दूसरा स्रोत है पाणिनि का व्याकरण, जो 5वीं शताब्दी के दौरान भारत का दर्शन कराता है। तीसरा स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो 4वीं शताब्दी का है और मेगास्थनीज का समकालीन है। तीनों ही स्रोतों से हमें अनेक संघों और गणों की जानकारी मिलती है। पाणिनि ने गणतंत्र की स्पष्ट व्याख्या की है। उन्होंने गण को संघ का पर्याय कहा है। अष्टाध्यायी में लिखा है, संघोद्धो गण प्रशंसयो। पाणिनि के अनुसार उनके समय में उत्तरी भारत के जनपद 2 प्रकार के थे। पहले वो थे जो किसी एक राजा के अधीन थे, और कुछ जनपद गणतांत्रिक तरीके से भी चलते थे। परंतु इन गणराज्यों में भी राजनीतिक भागीदारी क्षत्रियों के कुछ समूहों तक ही सीमित थी। सामान्यतः इनकी राजनीतिक संरचना किसी विशेष कुल या गोत्र के अल्पतंत्र के रूप में होती थी, जैसे शाक्य गणतंत्र। अनेक गोत्रों का महासंघ भी होता था। भारतवर्ष में गणराज्यों के उतार चढ़ाव का इतिहास 600 ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी तक मिलता है। यह अवधि लगभग 1000 सालों की है। धीरे धीरे गणराज्यों के प्रमुखों ने भी राजा की उपाधि अपनानी शुरू कर दी। आपसी फूट के कारण संघ आपस में ही लड़ने लगे और धीरे धीरे समाप्त हो गए। समुद्रगुप्त के सैनिक अभियान से गणराज्यों का गुप्त साम्राज्य में विलय हो गया। यूट्यूब की चैनल पब्लिक रिसोर्स ORG पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध भारत एक खोज के एपिसोड 9 का यह अंश देखिए। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। इस तरह के राज्य नगर गणतंत्र थे, जिनमें कोई एक राजा नहीं बल्कि शासन के लिए चुने हुए नुमाइंदों की एक सभा होती थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के पास लिच्छवियों का नगर था वैशाली। वहां के गणसंघ का शासक नायक कहलाता था और नायक का चुनाव कुलीन जनों की सभा किया करती थी। उस समय के प्रमुख राजतंत्र थे मगध, विदेह, कौशल, काशी और पांचाल। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी तक अलग अलग कबीलों ने 16 बड़े राज्यों या जनपदों की स्थापना की। ये जनपद 2 तरह के थे, राजतंत्र जो गंगा के मैदानों में फैले थे और गणसंघ जो हिमालय की तराई और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में। भारतवर्ष में गणराज्यों का सबसे अधिक विस्तार वाल्मीकि प्रदेश में हुआ था। यह आधुनिक पंजाब में था। उत्तर पश्चिम के इन गणराज्यों को पाणिनि ने आयुधजीवी संघ कहा है। वे ही शायद अर्थशास्त्र के शस्त्रोपजीवी संघ थे। इनके नागरिक शांति काल में कृषि करते थे और युद्ध काल में संग्राम करते थे। इनमें क्षुद्रक और मालव 2 गणराज्यों का विशेष उल्लेख आता है। उन्होंने सिकंदर की सेना से घोर युद्ध किया। इन दोनों की संयुक्त सेना के लिए पाणिनि ने गण पाठ में क्षौद्रक मालवी संज्ञा का उल्लेख किया है। पंजाब के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में भी अनेक छोटे मोटे गणराज्य थे। उसका एक भाग त्रिगर्त वर्तमान कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेश में भी विस्तारित हुआ था, जिसे पर्वतीय संघ कहते थे। सिंधु नदी के दोनों तटों पर बसने वाली महाबलशाली जातियों के संघों को ग्रामणीय संघ कहते थे। वे प्रायः उत्सेद जीवी या लूट मारकर जीविका चलाने वाले थे। इनमें भी जो विकसित हुए उन्हें पूग और जो पिछड़े हुए थे उन्हें ब्रात कहा जाता था। संघों या गणों का एक तीसरा गुच्छा सौराष्ट्र में विस्तारित हुआ था। उसमें अंधक वृष्टियों का संघ बहुत प्रसिद्ध था। महाभारत के अनुसार कृष्ण इसी संघ के सदस्य थे, अतएव शांति पर्व में उन्हें अर्धभोक्ता राजन्य कहा गया है। गण के निर्माण की इकाई कुल थी। प्रत्येक कुल का एक व्यक्ति गणसभा में सदस्य होता था। इसे कुल वृद्ध कहते थे। पाणिनि ने इसे ही गोत्र कहा है। प्रायः वे क्षत्रिय जाति के ही होते थे। ऐसे कुलों की संख्या प्रत्येक गण में परंपरा से नियत थी। जैसे लिच्छवी गण के संगठन में 7707 कुटुंब या कुल सम्मिलित थे। उसके प्रत्येक कुल वृद्ध को संघीय उपाधि राजा दी जाती थी। सभा पर्व में स्पष्ट कहा गया है कि गण शासन में प्रत्येक परिवार में एक राजा होता है। ग्रहे ग्रहे ही राजनः स्वस्य स्वस्य प्रियंकरा। गण सभा में गण के समस्त प्रतिनिधियों को सम्मिलित होने का अधिकार था, किंतु सदस्यों की संख्या कई सहस्र तक होती थी। इसलिए विशेष अवसरों को छोड़कर प्रायः उपस्थिति सीमित ही रहती थी। शासन के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, किंतु नियम निर्माण का दायित्व पूरी गणसभा पर ही था।
गण सभा में नियमानुसार प्रस्ताव या ज्ञप्ति रखा जाता था। उसकी 3 वाचना होती थी और शलाकाओं द्वारा मतदान किया जाता था। इस सभा में राजनीतिक प्रश्नों के अतिरिक्त सामाजिक, व्यावहारिक और धार्मिक प्रश्न भी विचारार्थ आते रहते थे। यदि सभा बड़ी होती थी तो उसके सदस्यों में से कुछ लोगों को मिलाकर एक कार्यकारी समिति निर्वाचित की जाती थी। किसी भी मुद्दे पर निर्णय होने के पूर्व सदस्यों के बीच इस पर खुलकर चर्चा होती थी। पक्ष विपक्ष पर जोरदार बहस होती थी। सबकी सहमति न बनने पर बहुमत प्रक्रिया अपनाई जाती थी। कुछ बातों के लिए सर्वसम्मति होना अनिवार्य था। उस समय वोट को छंद कहा जाता था। मतदान की देखरेख करने वाले अधिकारी को शलाका ग्राहक कहते थे। वोट देने की 3 प्रणालियां थी। पहली थी गुड़क या गुप्त, दूसरी थी विवतक या प्रकट, जिसमें संबंधित व्यक्ति अपने विचार सबके सामने प्रकट करता था, और तीसरी संकर्ण जल्पक या शलाका ग्राहक के कान में चुपके से कहना। सुव्यवस्थित शासन के संचालन हेतु अनेक मंत्रालय थे, जैसे औद्योगिक तथा शिल्प संबंधित विभाग, विदेश विभाग, क्रय विक्रय विभाग आदि। मंत्रिमंडल के सदस्यों के कार्य भी निर्धारित थे। पुरोहित राजनीति और धर्म दोनों में निपुण होता था। उपराज का कार्य राजा की अनुपस्थिति में शासन व्यवस्था का संचालन करना था। प्रधान अथवा प्रधानमंत्री सभी विभागों की देखभाल करता था। सचिव का काम राज्य की सुरक्षा को देखना था। सुमंत्र राज्य के आय व्यय का हिसाब रखता था। चाणक्य ने इसको समाहर्ता कहा है। अमात्य का कार्य राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का नियमन करना था। दूत गुप्तचर विभाग को संचालित करता था। तो आज के एपिसोड के अंत में मैं आपको YouTube की चैनल ऑल द नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स प्रिंसिपिया पर वैशाली के संबंध में क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध एक वीडियो दिखाकर विदा लेता हूं। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। नमस्कार। Vaishali, Vasali or Vaishali was a city in present-day Bihar, India and is now an archaeological site. It is a part of the Turat division. It was the capital city of the Vijayanagar Confederacy of Virji Mahajanapada, considered one of the first examples of a republic around the 6th century BCE. Gautama Buddha preached his last sermon before his death in c. 483 BCE, then in 383 BCE the Second Buddhist Council was convened here by King Kalasoka, making it an important place in both Jain and Buddhist religions. It contains one of the best preserved of the pillars of Ashoka, topped by a single Asiatic lion. Vaishali is also home to possibly the earliest known example of a stupa, the Buddha relic stupa, which is said to contain the ashes of the Buddha. The city finds mention in the travel accounts of Chinese explorers, Faxian and Xuanzang, which were later used in 1861 by British archaeologist Alexander Cunningham to first identify Vaishali with the present village of Basa in Vaishali district, Bihar. Vaishali derives its name from King Vishal of the Mahabharata age. Stupa at Vaishali, the Vijay or Virji Mahajanapada, 600 BCE. Abhishek Pushkarini, the coronation tank, near Buddha relic stupa, Vaishali. Even before the advent of Buddhism and Jainism, Vaishali was the capital of the Republican Likavi state. In that period, Vaishali was an ancient metropolis and a capital city of the Republic of the Vaishali state, which covered most of the Himalayan Gangetic region of present-day Bihar state, India. However, very little is known about the early history of Vaishali. The Vishnu Purana records 34 kings of Vaishali, the first being Nabhaga, who is believed to have abdicated his throne over a matter of human rights and believed to have declared, "I am now a free tiller of the soil, king over my acre." The last among the 34 was Sumati, who is considered a contemporary of Dasaratha, father of the Hindu god, Lord Rama. Vaishali is also renowned as the land of Amrapali, the great Indian courtesan, who appears in many folktales, as well as in Buddhist literature. Ambapali became a disciple of Buddha. Manyadav was a famous king of the illustrious Lichavi clan of the Confederacy, who desired to possess Amrapali after he saw her dance performance in Vaishali. A kilometer away is Abhishek Pushkarini, the coronation tank. The sacred waters of the tank anointed the elected representatives of Vaishali. Next to it stands the Japanese temple and the Vishwashani stupa built by the Nippon Zanmyo Hoji sect of Japan. A small part of the Buddha's relics found in Vaishali have been enshrined in the foundation and in the katra of the stupa. Near the coronation tank is Stupa 1 or the relic stupa. Here the Lichavis reverentially encased one of the 8 portions of the Master's relics, which they received after the Mahaparinirvana. After his last discourse, the awakened one set out for Kushinagar,
but the Lichavis kept following him. Buddha gave them his alms bowl, but they still refused to return. The master created an illusion of a river in Spate which compelled them to go back. This site can be identified with Deora in modern Kesaraya village, where Ashoka later built a stupa. Ananda, the personal attendant of the Buddha, attained nirvana in the midst of the Ganges outside Vaishali. A Buddhist shrine amidst the Vihara, Vaishali is well known for its close association with the Buddha. After leaving Kapilavastu for renunciation, Prince Siddhartha came to Vaishali first and undertook his initial spiritual training from Uddaka Ramaputta and Alara Kalama. After the Enlightenment, the Buddha frequently visited Vaishali. He organized the Sangha on the pattern of Vaishalian democracy. It was here that he first allowed females to join the Sangha, initiating his maternal aunt Maha Prajapati Gautami into the order. His last Varshavasa was here, and he announced his approaching Mahaparinirvana just 3 months in advance. Before leaving for Kusinagara, where he died, he left his alms bowl here with the people of Vaishali. Prince Vardhaman used this seal after the judgment. The Svetambara state that the final Tirthankara, Lord Mahavira, was born and raised in Kshatriyakan district, Vaishali, to King Siddhartha and Queen Trishala. According to Jain text Uttarapurana, King Chetaka ruled as a republican president in Vaishali and was a famous and complacent king. He is mentioned as a staunch follower of Jainism. According to the text, Chetaka had 10 sons and 7 daughters. His sister Priyakarini was married to Siddhartha. His daughter Shelana married Shrenik. As per Indologist Herman Jacobi, Vardhaman Mahavira's mother Trishala was sister of King Chetaka. Vaishali was also the residence of Kandaramasuka and Patikaputta. Near the coronation tank is Stupa 1, or the relic stupa. Here the Lichavis reverentially encased one of the 8 portions of the Master's relics, which they received after the Mahaparinirvana. After his last discourse, the Buddha set out for Kushinagar, but the Lichavis kept following him. The Buddha gave them his alms bowl, but they still refused to return. He then created an illusion of a river in Spate which compelled them to go back. This site can be identified with Deora in modern Kesaraya village, where Ashoka later built a stupa. As per recent research, the relic stupa is potentially one of the earliest archaeologically known stupas. Kutagarasala Vihara is the monastery where Buddha most frequently stayed while visiting Vaishali. It is located 3 kilometers from the relic stupa, and on its ground can be found the Ananda stupa, with an Ashokan pillar in very good condition and an ancient pond. A few hundred meters from the relic stupa is Abhishek Pushkarini, the coronation tank. The sacred waters of the tank anointed the elected representatives of Vaishali. Visvasati Stupa. Next to the coronation tank stands the Japanese temple and the Visvasati Stupa, built by the Japanese Nichiren Buddhist sect Nipponzan Myohoji. A small part of the Buddha's relics found in Vaishali have been enshrined in the foundation and in the katra of the stupa. The Vaishali Museum was established in 1971 by the Archaeological Survey of India to preserve and display the antiquities found during the exploration of sites around ancient Vaishali. Vimalakirti, 8th century wall painting, Dunhuang Vaishali at Wikipedia's sister project Sanakata Sutta, to Sanakata Mahasayanata Sutta, The Great Discourse on the Lion's Roar. Thanks for watching.